अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। होती साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। वापटा और बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने पैसे बनाने का नया जुगाड़ कर लिया। 35,000 से 37,000 ट्रांसफार्मर हर माह ख़राब हो रहे हैं। कैसे इनकी मरम्मत की जाती है, कौन करता है? जी, ये तकरीबन ये समझ लें कि ये 10% हैं टोटल ट्रांसफार्मर का जो उनके पास होते हैं। तादाद तो आपने बता दी। और फिर इसमें ये होता है कि जब ठीक भी करवाते हैं 10% नाकारा भी हो जाते हैं। अब वो 10% जो नाकारा होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये जो 10% ख़राब होते हैं पूरी में से पूरी तादाद में से, वो क्यों ख़राब होते हैं? वो तो बताते हैं कि भाई गर्मी में ये हीटअप हो जाते हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं हैं, ये भी हैं कि ये ट्रांसफार्मर अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। दूसरा ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर जब ख़राब हो जाता है तो हम इसकी रिपोर्ट करते हैं। लाइनमैन से लेकर सुपरटेंडेंट तक रिपोर्ट करता है। वो जब रिपोर्ट करता है तो वहाँ उनके लिए एक उन्होंने बनाया हुआ है तरीका कि कुछ अपने वर्कशॉपों में करेंगे, जिन वर्कशॉपों में अपनी वर्कशॉपों में ठीक नहीं हो सकते दूसरों को देते हैं। उसके लिए वो कहते हैं हम टेंडर करते हैं, और जो टेंडर में वो हो जाए, पास हो जाए, तो उसके बाद हम उसको देते हैं कि भाई आप ये ठीक करें। लेकिन वो वही ठीक करते हैं आउटसाइड जो अपनी वर्कशॉप है उसके बाहर उन्हीं को देते हैं जिसमें दो बड़ी खामियां हों, दो बड़े डैमेज हो जाएं। एक उनका अंडर जो कोर डैमेज जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से चल ही नहीं सकता। फिर दूसरा बॉडी डैमेज हो जाए ट्रांसफार्मर की। जब ये कोर डैमेज और बॉडी डैमेज के ट्रांसफार्मर बाहर देते हैं, दर हकीकत वहां पे होता है काम। अपने वर्कशॉपों में अगर ठीक रहते हैं तो उसकी तो वो जो काट लेते हैं बिल कि ये जो वर्कशॉपों का बिल हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो बाहर देते हैं जाहिर है बाहर वाले उनको उन पैसों में तो ठीक करके नहीं देंगे क्योंकि डैमेज ही ज़्यादा है। अब ये करते हुए जब ये सारी मालूमात सामने आई तो उसके बाद सेक्रेटरी पावर जो अब नए आए हैं, फरमान उनका नाम मैं भूल गया, वो जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये वाकई इसमें कुछ महसूस होता है। उन्होंने कमेटी को, जो पावर की कमेटी है सेनेट की, उनको इतला दी है कि वो एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहते हैं इसका। अब वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। ठीक है। अच्छा होती साहब, इसके अलावा आप नहीं समझते कि जो ट्रांसफार्मर की सियासत, खंबे की सियासत, यही वो मुहर्रिकात हैं इनकी वजह से आज भी पाकिस्तान में ये कायम है? बिल्कुल, सियासत में ये है कि ये ट्रांसफार्मर फिर दिए जाते हैं, जो मैंने अर्ज़ किया ना कि चंदा करवाते हैं, ये जाते हैं बड़े बड़े लोगों के डेरों पर और हुजरों पर। यानी खैबर पख्तूनख्वा में ये हुजरों में जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, और जो पंजाब में ये चौधरियों के, सियासतदानों के डेरों पर जाते हैं। ये वहाँ पड़े रहते हैं, वो वही चंदा जमा करवाते हैं जी, वही बीच में से कट मारते हैं और वही सियासत करते हैं। और फैसल के साथ कुछ एक हमारे सोर्स ने रात एक बहुत ज़बरदस्त डाटा हमें दिया, बाई चांस होती साहब के साथ लिंक कर रहे हैं। इसी किस्म की गैर मेयारी प्रोक्योरमेंट और इन ट्रांसफार्मर्स के फॉल्ट्स की वजह से हमारी मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों के अंदर जो बिजली की गैर इलानी शेड्यूल लोड शेडिंग तो हो ही रही है, फिर आपको गैर इलानी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। उसके गुज़श्ता रोज़ के जो लेटेस्ट अदाद शुमार है वो सुन लीजिए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फीडर्स कल इस किस्म के टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से 12 फीडर्स बंद थे, यानी कि तकरीबन उनके 60 से 70 हज़ार लोगों को गैर इलानी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 43 फीडर टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से बंद थे, बिजली सार्फिन को नहीं मिल सकी। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 53 फीडर्स, उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई 18, फैसलाबाद के 5 फीडर्स, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 17 फीडर्स, गैपको के 21 फीडर, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो पाकिस्तान की मोस्ट एफिशिएंट कंपनी जिसे कंसीडर किया जाता है 35 फीडर्स, और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 112 फीडर कल बंद थे, जिन्हें फॉल्ट्स की वजह से जिनकी बिजली सप्लाई नहीं हो सकी। जब बिजली उनकी सप्लाई नहीं हुई, बिजली फरोख्त नहीं हुई, तो पीछे हमने नए पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, आपको उनको बंद करके उनको कैपेसिटी पेमेंट पे करना पड़ती है, और ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है कौमी खजाने को भी और आवाम को भी। आपकी इस तशरीह के बाद ये समझ लेना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर 30-35 हज़ार ख़राब हो रहे हैं हर महीने और उन पे पैसे जा रहे हैं तो ये इतना बड़ा नुकसान होता है इसका पूरे मुल्क में। और ये बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए कि ये टेक्निकल ट्रबल शूटिंग्स कैसे करनी है। पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए एक और बड़ा इम्तिहान आन खड़ा हुआ है। अब नेपरा जो है वो सिफारिश कर रहे हैं कि बिजली को महंगा किया जाए। भट्टी साहब,
₹4 बिजली महंगी होगी या फिर खजाने में से सब्सिडी दी जाएगी? फैसल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितना बड़ा एक प्लान लेके आई थी, 100 दिन के अंदर उन्होंने एक तब्दीली लेके आनी थी, लेकिन उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही वो उनको 3-4 इतने बड़े चैलेंजेस का सामना आया कि वो शायद अब संभल नहीं पा रहे। अभी 2 हफ्तों से एक डिबेट जारी थी कि गैस की कीमतों में जो पहले से इनकी गवर्नमेंट आने से पहले ओगरा अप्रूवल दे चुका था, गैस प्राइसेस डिटरमिन कर चुका था, जिसके मुताबिक घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 30 से 186% और दीगर शुबों के लिए गैस 30% तक महंगी होनी थी। उसके ऊपर 2 मरतबा इक्तिसादी राब्ता कमेटी में ये मामला गया, लेकिन हुती साहब फैसला नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है। गैस का टैरिफ का मामला भी है कि या तो आप 250 अरब रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे या उसमें से आप ये इजाफा अवाम पर मुंतकिल करें। उसका भी कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है कि कुछ ना कुछ सब्सिडी देना पड़ेगी। दूसरी जानिब अभी गैस वाला मामला हल नहीं हो पाया, तो बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मामला नेपरा के पास पहुंचे हुए थे। उनकी मुख्तलिफ एडजस्टमेंट थी, एक तो पिराउर ईयर एडजस्टमेंट थी, उसके साथ साथ जो हमारे नए पावर प्लांट्स लगे उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स, हर डिस्को से कितनी कैपेसिटी पेमेंट वसूल करनी है, ये मामला नेपरा में दरखास्तें गई थी कि आप इसके ऊपर फैसला कीजिए। नेपरा ने वहाँ पर हेयरिंग का सिलसिला शुरू किया। जिस वक्त दरखास्तें आई उस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी। जब नेपरा ने हेयरिंग के बाद फैसला दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी और हुकूमत बड़े इक्तिसादी फैसले करने जा रही थी। इस मौके के ऊपर नेपरा ने बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों के लिए फैसले अपने जारी कर दिए हैं, जिसके नतीजे में ₹4 फी यूनिट बिजली की औसत कीमत के अंदर इजाफा लाजिम करार दे दिया गया है। यानी कि कंपनियों को रेवेन्यू है, उन्होंने ये रेवेन्यू कलेक्ट करना है तकरीबन 650 अरब रुपए। उसके अंदर मुख्तलिफ हेड्स हैं, जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट है, जिसके अंदर पिरियोडिक एडजस्टमेंट है, जिसके अंदर फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है। सिंपल बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क भर के अंदर बिजली का नोटिफाइड टैरिफ है मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, एवरेज जो टैरिफ है वो ₹11.50 है। अब जो नेपरा ने नया टैरिफ मुकर्रर कर दिया है एवरेज, वो ₹15 फी यूनिट से तजावुज़ कर रहे हैं। फैसले वफाकी हुकूमत को नेपरा ने अरसाल कर दिए हैं नेपरा एक्ट की रोशनी के अंदर, यानी कि नेपरा ने अपना काम कर दिया है। अब वफाकी हुकूमत के ऊपर ये बाइंडिंग हो गया है कि जो मौजूदा टैरिफ एवरेज टैरिफ है ₹11.5, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो फिर आपको बिजली की तकसीम कार कंपनियों को आपको मजीद 400 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ेगी। अगर आपने सब्सिडी नहीं देनी, सब्सिडी कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी, तो फिर आपको बिजली के निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। इस मौके के ऊपर गवर्नमेंट किसी सूरत बिजली के निर्खों में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वजह क्या है? अभी टेक्सटाइल सेक्टर्स के एप्टमा वाले मिले, गवर्नमेंट ने उनको कमिटमेंट की कि हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं। ज़री शोबा बुरी तरह से मुतासिर है, महंगी बिजली मिलती है, पानी है नहीं, जहाँ ट्यूबवेल चलाने हैं बिजली बहुत महंगी है। ऑलरेडी वहाँ पे किसानों को मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट एमरजेंसी इंपोज करने का प्लान कर रही है, उनको आपने बिजली के ऊपर इंसेंटिव देने हैं। टेक्सटाइल का शोबा, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर की बात की, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देने का प्लान कर रही थी। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज आन खड़ा हुआ है कि नेपरा ने फैसले दे दिए। अब एक और बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, नेपरा एक्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जाते हुए तरमीम करके गई थी। इस वक्त नेपरा के लीगल टीम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लोग परेशान हैं, क्योंकि वो नेपरा एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई थी, एक गैर मुल्की फर्म की एक खातून ऑफिसर ने वो तरमीम तैयार की थी, जिनको इन द लाइट ऑफ लॉ प्रॉपरली वेट नहीं किया गया था। अब वहां पर परेशानी है कि जो डिफरेंट टैक्सेस हैं वो कैसे एप्लीकेबल होने हैं, नेपरा का क्या रोल है, वो किसी को समझ नहीं आ पा रही। लेकिन नेपरा ने अपना ये फैसला जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा है जी कि आप ये इजाफा कंपनियों को पैसे इजाफी चाहिए। अब इस 650 अरब के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, जिसको तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को मद्देनजर रखना होगा, वरना हमारी एक्सपोर्ट जो थोड़ी सी बेहतर होना बढ़ना शुरू हुई है, इंडस्ट्री के लिए बिजली महंगी हुई, नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचेगा। किसानों के लिए हमने बिजली महंगी की, बहुत ही मुश्किलात पैदा होंगी। और अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए बिजली महंगी हुई तो बिजली की चोरी में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि जो मौजूदा बिजली की कीमत लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। यहाँ पर क्या हुआ है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लिए उन्होंने जो मखसूस फार्मूले के तहत उनको खालिसपन बिजली मुनाफे की मद में 250 रुपये अदा करने की मंजूरी दी थी। 70 रुपये अदा हो चुके हैं, 180 रुपये मजीद अदा होने हैं। इस बिजली को जो इस टैरिफ का इजाफे का एक बाइस बन रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट, नए पावर प्लांट्स लगे, इस इजाफे के अंदर 250 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट है जो नए पावर प्लांट्स लगे। अब आप उनको चला नहीं पा रहे, पावर प्लांट्स लगे, उन्होंने बिलिंग शुरू कर दी है। नेट हाइडल प्रॉफिट को
मुस्लिम इमरान खान साहब को ये इसकी बिलिंग शुरू हो गई है, ये 4 रुपए आप कह रहे हैं? जी नहीं, बिलिंग अभी शुरू नहीं हुई। अब ये वफाकी काबीना ने फैसला करना है कि ये इजाफा जो 4 पे पर यूनिट अब खड़ा हो गया है, इसको सार्फिन पर मुंतकिल करना है, नहीं करना, अगर करना है तो कितने % करना है। लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के जो इंतज़ामी उमूर में सवाबदीदी इख्तियारात थे उन्हें ख़त्म करने का फैसला किया गया है, तो क्या अब सिस्टम पूरी तरह काम करता हुआ दिखाई देगा? जी अब्बासी साहब, बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब पंजाब में बनी तो उसने भी, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हुकूमती अमूर में बहुत सारी तब्दीलियाँ की जाएंगी और इनको जो है आवाम के लिए बेहतर किया जाएगा। अब देखें, वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत चलती है। पिछले जो हुक्मरान थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में जो है 5 साल में ईवान वज़ीर आला से उनके हुक्म पर तकरीबन 2 लाख डायरेक्टिव जारी किए गए थे। ये डायरेक्टिव इसलिए जारी किए गए कि तबादलों के लिए जारी किए गए थे, तरक्कियों के लिए जारी किए गए थे, तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाने के लिए जारी किए गए थे, इसके अलावा फ़ंड जारी करवाने के लिए जारी किए गए थे, सरकारी घर अलाट करवाने के लिए जारी किए गए। ये वो डायरेक्टिव थे जो सूबाई इंतज़ामिया जो मुख्तलिफ महकमों में या पुलिस में डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है ईवान वज़ीर आला से की जा रही थी इन डायरेक्टिव के ज़रिए, और अपनी मर्ज़ी के रूल्स रिलैक्स करवाए जाते थे और उसके बाद उन पर फैसला किया जाता था। क्योंकि ये डायरेक्टिव जो हैं हुकूमती पार्टी के जो MNAs हैं, MPAs हैं और सूबाई मिनिस्टर हैं, उनकी सिफारिश पर जारी किए जा रहे थे। अब जब नई हुकूमत पंजाब में आई तो पंजाब के वज़ीर आला ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, सबसे पहले ये अपने ईवान में, अपने सेक्रेटेरिएट में ये हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से किसी भी इंतज़ामी अमूर के हवाले से किसी भी ऑफिसर को डायरेक्टिव जारी नहीं किया जाएगा। अब डायरेक्टिव जारी ना करने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक तमाम अदारों को आज़ादी दी जाएगी ताकि वो मेरिट पर और शफाफियत के साथ तमाम जो मुतल्लिका रूल्स हैं, जो उनकी अपने इख्तियारात हैं, उनको इस्तेमाल करें और उनके समरात जो हैं आवाम तक जाएँ। अब इससे जो है ईवान वज़ीर आला की जो मुदाखलत थी तमाम महकमों में, इंतज़ामी अमूर में ख़ास तौर पर, वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ईवान वज़ीर आला में तकरीबन 700 के करीब मुलाज़मीन काम करते थे, जिनमें 150 के करीब ऑफिसर्स थे। वो ऑफिसर्स को सरकारी तौर पर लैपटॉप वो दिए गए थे, ब्लैकबेरी दिए गए थे, जिनसे वो सारा दिन वज़ीर आला पंजाब के अहकामात जो हैं वो या तो SMS करते थे या व्हाट्सएप करते थे। वो भी तकरीबन 3 लाख के करीब मुदाखलत की गई है। इस तरह के अहकामात जो हैं सूबाई सेक्रेटरीज़ को जारी किए गए, चीफ सेक्रेटरी को जारी किए गए, IG पुलिस को जारी किए गए, इसी तरह DCOs को जारी किए गए और कमिश्नर को। अब नए वज़ीर आला ने इनमें भी कहा है कि ख़बरदार कोई भी किसी किस्म का हुक्म जो है ईवान वज़ीर आला से इंतज़ामी अमूर में किसी सूबाई महकमे में जारी नहीं किया जाएगा। हाँ, अहम नौइयत के अगर कोई मामलात आता है, वज़ीर आला के नॉलेज में कोई आता है या कोई एप्लीकेशन आती है या कोई कंप्लेंट आती है, तो उस पर एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर मुतल्लिका महकमे से रिपोर्ट तलब की जाएगी। अब ये नहीं होगा कि उसमें लिखा जाए कि वज़ीर आला चाहते हैं कि आप ये रूल्स रिलैक्स कर दें और ये रूल्स रिलैक्स कर फ़लाँ बंदे को जो है अकामोडेट कर लें। एक फैशन और भी था, वो ईवान वज़ीर आला में जो भी कोई सूबाई सेक्रेटरी या कोई और इंतज़ामी अफसर जो है अगर किसी रूल को रिलैक्स करवाना चाहता या अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहता होता था तो वो माजी में एक समरी भिजवा देता था। उस समरी के लिए पहले ईवान वज़ीर आला से डायरेक्टिव जारी होता था, समरी कॉल की जाती थी और उसमें रूल्स रिलैक्स करके वो काम करके वो समरी वापस आ जाती थी। इस कल्चर की वजह से जो अप्रोचेबल लोग थे, जिनमें अरकान असम्बली थे या जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी रसाई होती थी मुख्तलिफ बड़े दफातर में, उनके काम तो हो जाते थे, लेकिन अवामी फ़लाह के काम जो हैं या अवामी फ़लाह के जो भी मनसूबा जात हैं उनकी ना तो समरी कॉल होती थी ना वो काम होते थे। अब नई हुकूमत ने यह भी एक अच्छा इक़दाम किया है कि उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि कोई किसी किस्म की ईवान वज़ीर आला से डायरेक्टिव जारी नहीं किया जाएगा कि समरी भिजवाई जाए, वज़ीर आला पंजाब इस पर अपना फ़ैसला देना चाहते हैं।
अब हुक्म यह दिया, तो बहुत अच्छा इकदाम किया है वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, लेकिन क्या कोई ऐसी मालूमात मिली हैं कि जो जिन गैर कानूनी अहकामात की आपने जिक्र किया जो गुज़श्ता दौर में जारी होते रहे, वो गैर कानूनी अहकामात तो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल के ज़ुमरे में आते हैं, तो क्या ऐसे जो गैर कानूनी अहकामात जारी किए गए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए क्या उसकी भी कोई इंक्वायरी हो रही है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए? जी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि माजी में पटवारी से लेकर कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के जो तबादले थे, तरक्कियाँ थीं, जो भी तकर्रियाँ होती थीं वो डायरेक्टिव के ज़रिए करवाई जाती थी। और मैं आपको भट्टी साहब बता दूँ कि ऐवान वज़ीर आला में सारा दिन MPAs और सूबाई मिनिस्टर, मुख्तलिफ डिप्टी सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते थे। अब मौजूदा जो सेटअप है उसमें जो ऑफिसर ऐवान वज़ीर आला में तैनात हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो बताते हैं कि जो PTI के ख़ास लोग हैं या जो PTI के प्लेटफॉर्म से जीत के आए हैं, वो ऐवान वज़ीर आला अगर आते हैं तो वो ज़िद नहीं करते कि डायरेक्टिव जारी किया जाए। लेकिन जो नून लीग से PTI में आए हैं या दूसरी जमातों से PTI में आके वो इलेक्शन जीत कर असम्बली में आ गए हैं, वो अभी भी बाज़िद हैं और वो कहते हैं कि ये डायरेक्टिव जारी किया जाए, फ़ोन कॉल की जाए मुतल्लिका ऑफिसर को, हमारा ये काम करवाया जाए। अब इस सिलसिले में अभी होना तो ये चाहिए था कि ये जो डायरेक्टिव जारी करने की आपने रवश बिल्कुल अच्छा किया, ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आला के दफ्तर की मुदाखलत जो है सूबाई इंतज़ामी अमूर में ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का जो किरदार है वो रूल्स ऑफ बिज़नेस में सुपरवाइजरी किरदार है, लेजिस्लेशन का किरदार है और मुख्तलिफ जो मनसूबा जात हैं उनमें इंस्ट्रक्शन और उनकी मॉनिटर करने का इख्तियार है। अब अगर ऐवान वज़ीर आला से पटवारी का तबादला भी कन्वे होगा, कांस्टेबल का तबादला भी कन्वे होगा, तो इससे मसाइल पैदा हो गए। लेकिन एक काम बहुत जो है वो अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया, वो ये है कि तकरीबन 1 माह हो गया है सूबाई हुकूमत बने हुए। पंजाब की पोस्टों जिनमें सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, DIGs हैं, DCs हैं और DPOs हैं, इनके तकर्रर और तबादले जो हैं सूटेबल ऑफिसर्स को सूटेबल जगह पर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो निगरान हुकूमत में ऑफिसर लगे हुए थे उनमें एंग्जाइटी पाई जाती है कि शायद हमने कंटिन्यू नहीं करना है या नहीं करना। इसी तरह सूबाई सेक्रेटरीज भी काम छोड़कर बैठे हुए हैं, कमिश्नर भी काम छोड़कर बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर भी, क्योंकि उनको अभी अपने टेन्योर इंश्योर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है उसको इन प्लेस करें। सुमरा साहब, ये तय हो गया कि डायरेक्टिव जारी नहीं होंगे, सिस्टम काम करेगा, लेकिन जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस या वर्बल ऑर्डर्स या वर्बल डायरेक्शंस दी जाती हैं उनके सदेबाप के लिए भी वज़ीर आला साहब ने कोई हिकमत अमली सामने लाई है? जी बिल्कुल। ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरान जो हैं, जो माजी में ये काम करते थे, जिनको सरकारी ब्लैकबेरी दिया गया था और टेलीफोन के ज़रिए कन्वे करते थे वज़ीर आला के अहकामात, उनको वज़ीर आला ने 1 लाइनर पॉलिसी दी है कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर कोई अहकामात जारी नहीं करने और ना वर्बली कन्वे करने हैं। अगर कोई ऑफिसर करता हुआ पकड़ा गया तो वो खुद ज़िम्मेदार होगा। ऑफिसर ने बताया है कि अगर कोई इशू इंपॉर्टेंट नेचर का हमारे सामने आता है तो हम उसकी डायरेक्शन लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब से रब्ता करते हैं, उनको तमाम इशू बताते हैं। उसके बाद वो जो भी रिटर्न जो है हमें अहकामात जारी करते हैं उन पे हम लेटर लगा के कन्वे करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ से बैठे SMS कर दिया जाए, टेलीफोन कॉल बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके। वहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे दीगर खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फजल तवाब कोयटा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान पानी का मामला गंभीरतर होता जा रहा है और मजीद पेचीदगियां सामने आ रही हैं, बल्कि अब तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। फजल, हालिया तनाज़ा क्या है? बलूचिस्तान हुकूमत क्या कहती है? सिंध हुकूमत का क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी तफसील इसकी बताऊं कि 1991 में इंडस वाटर मुआहदे के तहत एक मुआहदा हुआ था कि केतर कैनाल और पटफीडर कैनाल
जो सिंध की जानिब से बलूचिस्तान में पानी आ रहा है तो सिंध हुकूमत पानी फराहम करेगा, वो सिंध हुकूमत जो है सिंध की जानिब से पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। जबकि बलूचिस्तान की जानिब से हब डैम से पानी फराहम किया जा रहा है कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को। तो कई सालों से ये पानी का फराहम करने का सिलसिला जारी है, ताहम सिंध की जानिब से जो पानी का सिलसिला है वो बलूचिस्तान में फराहम नहीं किया जा रहा है। पिछले साबका दौर हुकूमत में हमने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद भी लाए गए हैं और दोनों हुकूमतों के दरमियान में मुज़ाकरात भी, कई बार मुज़ाकरात भी हुए और ब्यूरोक्रेसी ने भी मुज़ाकरात किए, टेबल टॉक हुए। ताहम जो बलूचिस्तान सिंध जो मकरूज है, अब बलूचिस्तान का जो पैसे नहीं दे रहा है वो टाल मटोल से काम ले रहा है और संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। अब बलूचिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो मकरूज है सिंध पानी की मद में बलूचिस्तान का, तो अब ये मामला मुश्तरका मफादात कौंसल में जाने का फैसला किया है। बल्कि जो कागजी कार्रवाई है, जो शवाहिद है, बलूचिस्तान हुकूमत का दावा है कि हमारे पास ठोस सबूत है, वो मुश्तरका मफादात कौंसल में जमा करा दिए हैं और एजेंडे में शामिल कर दिए हैं। तकरीबन ये बताया जा रहा है, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 190 अरब रुपए जो है वो सिंध ने देने हैं। तो पिछले साबका दौर हुकूमत में मुज़ाकरात हुए मगर उस संजीदगी से हमारे बलूचिस्तान की जानिब से भी मुजाहरा नहीं किया गया कि संजीदगी से इस मामले को उठाया जाए। मगर अब देर आमद दुरुस्त आमद बलूचिस्तान हुकूमत ने अब ये हतमी फैसला कर लिया है कि ये मामला अब मुश्तरका मफादात कौंसल में जाएगा और जो सिंध हुकूमत जो मकरूज है तकरीबन 190 अरब रुपए पानी के मद में। और यहाँ पे मैं ये बताऊं कि हब डैम से बलूचिस्तान को पानी फराहम नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो बलूचिस्तान का ही हिस्सा है, वो सिंध के करीब लगता है और वो पानी सिंध को फराहम कर रहा है। और सिंध जो है वो हब डैम का जो पानी है वो कीमतन फरोख्त कर रहा है मगर जो पैसे हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत को फराहम नहीं कर रही है। अब ये सूरत हाल जो है जैसा आपने कहा कि वो तनाज़ी की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। सिंध भी जो है वो अब सिंध हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे और जो मकरूज है बलूचिस्तान को वो अपने पैसे दे ताकि मामला जो है वो अफवाम तफहीम से हल हो सके। मैंने ये भी देखा कि जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान में है नई जमात सामने आई तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो है जाम कमाल और दीगर काबीना के जो अरकान हैं उन्होंने कराची में जाके साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी की और ये मामला भी उनके सामने रखा मगर ताहाल अब तक ये मामला हल नहीं हुआ है। और यहाँ पर दूसरी बात भी मैं ये बताऊँ कि सिंध के जो छोटे बड़े डैम हैं जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान का जो सरहद लगता है, जो बॉर्डर है सिंध और बलूचिस्तान का, जैसे नसीराबाद, जफराबाद, डेरा मुराद जमाली, यार सिंध की जानिब से जो छोटे बड़े डैम है वहां पर जब पानी जमा हो जाता है, भर जाते हैं तो वो उन डैमों को खोल देते हैं जिसकी वजह से जो सिंध जो बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, डेरा मुराद जमाली, डेरा लायार और नसीराबाद जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। सिंध की जानिब से बहुत ही नाइंसाफी की जा रही है। अब जो है बलूचिस्तान की जो दीगर जहां तक मामला है हब डैम से पानी की फराहमी का जो लीगल तरीके के साथ सिंध को पानी फराहम किया जाता है बलूचिस्तान के हिस्से का, ये बलूचिस्तान की जानिब से, उसकी तो उन्हें यकीनी तौर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट अदायगी करने की पाबंद है। ताहम जब हम बात करें पट फीडर कनाल की या कीर्थर कनाल की, इट्सा वहाँ पर सूबों के लिए पानी की एलोकेशन करता है और सिंध के बासर वडेरे जिम्मेदार वो पानी चोरी कर लेते हैं। तो सिंध उस चोरी शुदा पानी की अदायगी तो किसी सूरत नहीं करने लगा। ईसा के अंदर इस मामले को टेकअप बलूचिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए और उसके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान को फौरी तौर के ऊपर जो पेट फीडर कनाल और कीर्थर कनाल से पानी चोरी हो रही है, बलूचिस्तान के महरूमी से 2-4 किसान मुतासिर हो रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए ना सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आला सिंध से वो क्यों दरख्वास्त नहीं कर पा रहे और उसके बाद जिस जगह से सिंध के वडेरे पानी चोरी करते हैं, क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास उस जगह के ऊपर कोई फोर्स ऐसी मौजूद नहीं है कि वहाँ पर वो डिप्लॉय कर सके ताकि वहाँ पर गैर कानूनी जो वहाँ पर उनके पानी चोरी करने का पानी की सप्लाई के जो पॉइंट्स हैं उनको वो बंद कर सकें। हमने देखा कि माजी में भी जो है ना कई बार इस तरह के मुज़ाकरात हुए कि पानी चोरी करने का जो मामला है उस हवाले से भी मुज़ाकरात हुए और ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत को भी ठोस शवाहिद फराहम किए और ये बात दुरुस्त है कि कैतर कैनाल और पटफीडर कैनाल से जो है पानी चोरी हो रहा है और वहाँ पर बासर लोगों का जो है ओल्ड है और असर रसूख है। मगर यहाँ पर एक और बात भी अहमियत की हामिल है कि
62 लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी जो है उन 62 लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में भी हुकूमत का हिस्सा है और सिंध में भी हुकूमत का हिस्सा है। ऐसे ट्राइब है, ऐसे कौम है, ऐसे कबाइल है। तो जहां बलूचिस्तान हुकूमत की आपने बात की और सिंध हुकूमत की बात की, उसके साथ साथ जो कबाइल है जैसे मक्सी कबाइल हुए, जमाली कबाइल हुए और बोतानी कबाइल हुए, उन कबाइल को भी इस मामले पे संजीदगी से मुजाहरा करना होगा और उस कबाइल को भी आना होगा, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और कबायली इलाका भी है, यहाँ पे कबाइल भी आबाद है। तो कबायली हवाले से भी अगर इस मसले को उठाया जाए तो ये मसला हल हो सकता है, मगर कबाइल को भी उठना होगा, बलूचिस्तान हुकूमत को भी उठना होगा। अगर कबाइल और बलूचिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत इस मामले को हल नहीं कर सकी तो ये मामला तनाज़ी की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएगा, मामला मजीद गंभीर हो जाएगा, इससे नुकसान हो सकता है। लिहाजा अब बहुत शुक्रिया करना होगा। आप कोयटा से हमारे साथ कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसके साथ साथ हुकूमतों को भी होना पड़ेगा और इरसा को भी होना पड़ेगा। ये मामला तभी हल होता दिखाई देता है। भट्टी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता करना था, लेकिन गरीब लोगों पर इसका कितना असर हुआ? इसका कुछ अमल दरामद भी आपको नज़र आया? रिलीफ मिला गरीब लोगों को? फैसल, ये बदकिस्मती से गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अलमिया ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होती साहब 1 या 2 रुपये फ़ी लीटर भी इजाफा हो पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल की कीमत में, तो पूरे मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। मुख्तलिफ अशिया फराहम करने वाले लोग हों, सब्ज़ी फरोश हो, दूध सप्लाई करने वाला हो, कोई भी हो, सब लोग अपनी अशिया की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, सर्विसेज की चार्जेस बढ़ा देते हैं, इसलिए कि पेट्रोल महंगा हो गया, हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया। उस वक्त भी कोई हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि जिस तनासब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हुआ है, क्या उसी तनासब से वाकई ही किराया जात की हम बात करें या बाकी सर्विसेज की बात करें, क्या उनकी कीमत में इतना इजाफा होना चाहिए? कोई नहीं पूछता। अगरचे के प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा जो असल मामला सामने आया कि 1 सितंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक टफ फाइनेंशियल पोजीशन का उसका सामना था, कोई फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं है कि कोई आवाम को आप आंखें बंद करके बड़े बड़े रिलीफ दे सकें, लेकिन उसके बावजूद हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर रिकॉर्ड कमी की गई। ये कितनी बड़ी कमी थी, जिसके नतीजे में और कुछ नहीं तो हैवी ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरी तौर पर कमी आनी चाहिए थी, इंटरसिटी बसेस के किराए के अंदर फौरी तौर पर कमी आनी चाहिए थी, और बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए थी, जहां पर मुख्तलिफ लोग हाई स्पीड डीजल की कीमत को बुनियाद बनाकर जो पहले इजाफा करते थे, किसी ने कोई कीमत नहीं की, किराया जात कम नहीं हुए। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 37 पैसे कम होने के बावजूद जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ थी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी, किसी ने अपना रोल प्ले नहीं किया। अभी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर के किराए की बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, कराची की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें, तमाम ट्रांसपोर्टर्स मालकान दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। कम से कम 100 किलोमीटर के पीछे जब हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर कम हुई है, तो जो इंटरसिटी बसेज हैं, जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, उसके किरायों के अंदर 100 किलोमीटर के इवज़ उसका कीमत उसकी किराए में कम से कम 25 रुपये ज़रूर कमी होनी चाहिए थी। किसी ने कमी नहीं की। उसके अंदर बहुत कलीदी किरदार होता है हमेशा इस मामले को कंट्रोल करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। अब उनका तरीक़ेकार क्या है? वहाँ उन सबको राम किया जाता है, उन सबको खुश रखा जाता है। कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, उस वक्त भी उनको अपना रोल प्ले नहीं करने दिया जाता और ट्रांसपोर्टर्स मनपसंद तरीके से अपनी मर्जी से किराए में इजाफा करते हैं। जब पेट्रोलियम उसके बाद जब कीमतें कम होती हैं, उस वक्त भी उनको खुश रखा जाता है, उनकी खिदमत की जाती है मुतलका अफसरान की कि अब आप खामोश रहें, अपनी आंखें बंद रखें, हम ये रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं करें, तो आपने हमसे कोई पूछ गुछ नहीं करनी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने, वजारत फाइनेंस ने जब समरी भिजवाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतल्लिक, तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन था कि वो टैक्स को थोड़ा मजीद बढ़ाकर इस कमी को रोक सकती, लेकिन रोका नहीं गया, पास ऑन किया गया। लेकिन उस समरी के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर दर्ज है, जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से अप्रूवल होने के बाद जारी हुई,
उसके ऊपर लिखा गया था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट कमी कर रही है, इसके नतीजे में 4 अरब रुपए का रिलीफ बनता है। 4 अरब रुपए का ये रिलीफ आम आदमी तक मुंतकिल होना चाहिए। ये उस समरी के ऊपर वाज़े तौर के ऊपर एक डायरेक्टिव की शेप के अंदर इसको लिखा गया है। तमाम मुतलका इदारों को कन्वे किया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इदारों को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कन्वे किया गया कि गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 4 अरब रुपए का एक रिलीफ जो कि आम आदमी को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। वो उसी कार्टल की उन्हीं माफियाज के पॉकेट में जा रहे हैं जो पहले भी बिला जवाज और गैर मुनसिफाना मुनाफाखोरी में मुलविस पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सब लोगों को, आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुतलका अफसरान को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो इजाफी मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में अशिया के म्यार के साथ साथ इजाफी कीमत वसूल की जाती है, उस सिलसिले की बेखनी होनी चाहिए। जी देखिए ना, हमारे सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को और मीडिया को अब एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हुकूमत कोई चीज़ सस्ती करती है तो उसका फ़ायदा भी अवाम को नहीं पहुंचता, महंगी करती है तो उसका नुकसान अवाम तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। एग्जैक्टली हो गया काम। अब इसका तरीका एक और है। वो तरीका है कि आप इम्पोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं जो कि महंगी हैं। आप अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे काम क्यों नहीं कर रहे? उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी एक वजह करप्शन है जो OGDC में है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह लॉ एंड ऑर्डर है। इनके 72 ब्लॉक्स, उस दिन मैंने स्टोरी की थी कि रुके हुए हैं, वहां पे एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही और कंपनियां आई हुई हैं और वो कंपनियां भाग रही हैं पाकिस्तान से क्योंकि ठेकेदार वहां पे काम नहीं कर पा रहे। भाई अपना तेल निकालें, अपना डीजल निकालें, अपनी पेट्रोलियम निकालें, गैस निकालें और उसको आप सस्ता बाजार में फेंकें। तो आपको ये जो 2 काम करने पड़ते हैं कि अवाम तक या तो रिलीफ पहुंचाओ कीमत कम करके, या कीमत बढ़ाने के बाद अवाम पर जो महंगाई का बोझ है वो कम करो। ये होना नहीं, ये फेल हो चुका है सिस्टम और ये सारी दुनिया में फेल हो चुका है। अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाओ, इंपोर्टेड प्रोडक्ट को कम करो ताकि महंगाई का तूफान ना। तो सब आप बिल्कुल ठीक है, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब आपकी नीयत ठीक ना हो ना, अगेन कार्टल बन जाते हैं। कल अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे जो आपने अपनी लोकल प्रोडक्शन की बात की, जो हमारा मकामी तेल, जो लोकल खाम तेल है, हम पैदा करके उसको मकामी सतह के ऊपर रिफाइन करते हैं, उससे जो है स्पीड डीजल बनाते हैं या पेट्रोल बनाते हैं, उसके ऊपर भी अवाम के साथ, अवाम को दोनों हाथों से लूटने के अंदर बड़े बड़े ग्रुप इन्वॉल्व हैं। कल अपने नाज़रीन के साथ ये स्टोरी भी शेयर करेंगे। अवाम तक रिलीफ पहुंचाना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और यही बड़ी तब्दीली है कि फेयर तरीके के साथ अवाम को डील किया जाए, जहां पे वो डिजर्व करते हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए। बट सब डीजल सस्ता होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर काम करे तो ये रिलीफ मुंतकिल हो सकते हैं। कोई इसमें इतनी लंबी रॉकेट साइंस तो आपको एग्जैक्टली, लेकिन उस वक्त ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज काम नहीं करेंगे ना जब तक किसी से बात पूछ ना हो, किसी की सर्जिस ना हो और किसी को 1-2 OST बनाकर थोड़ा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, ये नैब को 2-4 अफसरान को उनके वाले आप ना करें, उस वक्त तक ये लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, होती साहब आपकी जानिब CDA अफसरान के प्लॉट और घर, CDA का जब भी वैसे जिक्र होता है प्लॉट वैसे ही जहन में आ जाते हैं। अब सुना है कोई कमेटी बैठ रही है, अफसरान से भी पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी, फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या? ये जो प्लॉट हैं, ये जो घर हैं, ये उन्होंने बनाए इस तरह कि उन्होंने कुछ जो मैपिंग होती है उसमें अपने लिए निकाल लिए, कुछ जो ख़रीदारी है उसके सिस्टम में अपने लिए निकाल लिए और इन्होंने अपने नाम पे या दूसरों के नाम पे प्लॉट्स निकाले। फिर ये है कि घर बनाए, वो घर फ़रोख्त भी किए, वो कुछ घर इनके पास रिटेन्ड भी हैं जो इनके अपने नाम पे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो CDA में जारी रहा है। इस रैकेट से फ़ायदा उठाते हुए एक माफिया वजूद में आ गया और वो सियासी फंड जो है उससे बनना शुरू हो गए। ये एक बहुत 3 टियर माफिया है। मैपिंग से लेकर, डिज़ाइनिंग से लेकर, फ़रोख्त और ख़रीद के मामलात में मुदाखलत करके ये तीन लोगों का, ब्यूरोक्रेट का, सियासतदानों का और उन लोगों का जो कि मार्केट में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये तीनों मिलकर CDA के अफसरान के पास भी माल आ गया, यानी कि प्लाट और घर आ गए। इनकी तहकीक करने के लिए हर बार हुकूमत ने सोचा, पिछली हुकूमत ने भी सोचा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी सोचा गया कि इनको तहकीक करो कि ये धंधा ख़त्म हो। लेकिन जो धंधा ख़त्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एक कमेटी, कि एक कमेटी बनाई जाए जो ये पता लगाए कि पता किस तरह लगाना है। देखिए जी, इसमें जो बुनियादी बात है, कैच है, वो ये है कि पता किस तरह लगाए कि किस अफसर ने मैपिंग से लेकर और प्रॉपर्टी डीलिंग तक अपने प्लॉट किस तरह बनाए और वो किसके नाम पे। ये जो कमेटी है ये टेक्निकल होनी चाहिए। अब इस पे सोचा जा रहा है। PTI एक
कम से कम एक काम करना चाहती है कि वो कहीं ना कहीं करप्शन पे ऐसा हाथ डाले कि कम से कम 2-4 महीने मीडिया में उसका गुलगुला जारी रहे। उस कमेटी ने काम किस तरह करना है, इस पे है बात। उसका सरबराह किसको मुकर्रर किया जाए, उस कमेटी में काम करने वाले कहां से अपनी मदद लें, वो रिकॉर्ड्स को किस तरह देखें सीडीए के बजाय इसके कि वो ओपन मार्केट में फरोख्त हों, वो इनके पास चले गए प्लाट्स। इस टेक्निकल काम करने के लिए वो इस पे लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये डिले करेंगे इसको, लेकिन अगर डिले किया तो इनका ही नुकसान है। इनको फौरी तौर पे एक बंदे की जरूरत है और उसको वो तलाश कर रहे हैं कि जो बंदा अपनी सरबराही में ये सारे काम करवा सके और ये कमेटी ये मालूम कर सके कि वो रिकॉर्ड कहाँ है, जिससे ये पता चलता है कि किस अफसर ने मैपिंग से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग तक अपने प्लाट्स बनाए और वो अब किसके नाम पे हैं। इसमें एफआईए भी इन्वॉल्व हो जाएगी, इसमें नैब भी इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एफआईए ये बता सकती है कि बेनामी कहाँ है। इस बेनामी को मालूम करने के लिए उसके अलावा एफबीआर भी इन्वॉल्व हो जाएगी कि इस बंदे ने जो टैक्स दिया है वो किस किस चीज पे दिया है इन अफसरों ने। तो ये दो महकमे हैं, इनको किस तरह इन्वॉल्व करना है, एफबीआर और एफआईए को। और फिर क्या केस नैब के लिए किस तरह बनाना है। क्या प्ली बार्गेन का सिलसिला जो है इसमें फौरी तौर पे पहले होगा ताकि रकम आए, या फिर प्ली बार्गेन को छोड़ो, इनको सजाएं देनी है। ये सारा कुछ तय करने के लिए एक कमेटी की तश्कील सोची जा रही है, की जा रही है। और लेकिन उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसमें ये जो टेक्निकल मसला है कि ये होगा किस तरह, इस पे अभी उनका जहन नहीं चला। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में वो लोग सीडीए के अंदर ही से किसी मखबर को पकड़ेंगे और अच्छे मखबर को पकड़ेंगे। तो मुझे जो मालूम हुआ है अपनी सोर्सेज से कि वो कोई साबका चेयरमैन ही होगा और 2 मेंबर होंगे और एक आध मेंबर ने उसमें से हामी भी भर दी है कि मैं आपको बता सकता हूं कि उस रिकॉर्ड तक रसाई कैसे होगी, बेनामी कैसे होगी, उसकी तहकीकात किस तरह होंगी, वो प्ली बार्गेन होना चाहिए कि नहीं जी, और उसमें कहां तक सजाएं दिलाने का इम्कान। ठीक, होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत।